Hello and welcome you all to a new chapter from macroeconomics. हम लोगों ने मैक्रो स्टार्ट किया था, नेशनल इनकम उसका कवर किया, मनी बैंकिंग करा, फिर उसके बाद हम मूव कर गए थे इंडियन इकोनॉमिक्स की तरफ में, और जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट किया। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अप्रॉक्सीमेटली 5 क्लासेस हम लोग को लग गई थी उसको कंप्लीट करने में। आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हम लोगों का होने वाला है। बेसिकली ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, बट कुछ वजहों से रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी हमारी क्लास की, तो मैंने इसको वापस से कवर अप करना सोचा, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो चैप्टर है इसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जेएम कीन्स की थ्योरी है जिसके बेसिस पे एक इकोनॉमी में कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन होता है वो डिसाइड किया जाता है। जेएम कीन्स ने ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट के व्यूज को एकदम उलट के रख दिया था और बोला था जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि इकोनॉमी दूसरे ढंग से चलती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का ये व्यू होता था कि जितनी ज़्यादा इकोनॉमी में सेविंग्स होगी, इकोनॉमी में उतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा और इकोनॉमी उतने ज़्यादा ग्रो करेगी। बट जेएम कीन्स ने ये समझाया लोगों को कि सेविंग्स अगर आप कर रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे तो भाई ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमी में हर एक इंसान पैसा बचाने लग जाएगा तो खर्च कौन करेगा? लोग खर्चा नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किसके लिए करेगा? अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो इनकम कहाँ से जनरेट होगा? और अगर इनकम ही जनरेट नहीं होगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी कैसे? इस पूरी थ्योरी को समझाने के लिए जेएम कीन्स ने कुछ कंसेप्ट्स का मदद लिया, कुछ टर्म्स आप लोग सीखोगे इसमें, और ये पूरी थ्योरी को ऑल्टरनेटिवली हम केन्शियन थ्योरी के नाम से पुकारते हैं। इस थ्योरी के बुनियाद पे जेएम कीन्स को नोबेल पुरस्कार भी मिला आगे चल के। फिर उसके बाद ये थ्योरी को लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और समझा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहलू क्या क्या हैं। जेएम कीन्स ने इस थ्योरी को समझाने के लिए कुछ कंसेप्ट्स की मदद ली है, जिसमें पहला कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड, या आप इसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से भी पुकार सकते हो। ये टर्म को हम लोग शॉर्ट में पूरी थ्योरी में एडी या एई के नाम से पुकारेंगे। अगर कहीं पे भी आपको एडी या एई दिख जाए तो आप समझ जाइए ये एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the sectors in an economy is planning to buy at a given level of income during one accounting year। मतलब क्या है सर इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं, चाहे हाउस होल्ड हो, फर्म हो, गवर्नमेंट हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, इन चारों सेक्टर के ऑल टुगेदर जो इनका कंजम्पशन होने वाला है, इनका जो टोटल डिमांड होने वाला है, जितने रुपए का गुड्स ये कंज्यूम करना चाहते हैं, उसका एग्रीगेट को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, या उसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से भी पुकारा जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यूजुअली ये हाउस होल्ड करते हैं, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यूजुअली इसको फर्म्स करते हैं, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको यूजुअली गवर्नमेंट करती है, और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा जिसे हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं सी से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं जी से, और नेट एक्सपोर्ट्स को हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। तो बेसिकली अगर आप इन चारों चीजों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। लेकिन जेएम कीन्स को पता था आप हम जैसे नालायक भी इसे पढ़ेंगे, तो थ्योरी को सिंप्लीफाइड रखने के लिए उन्होंने एक 2 सेक्टर मॉडल का एग्जाम्पल लिया। 2 सेक्टर मॉडल यानी कि हाउस होल्ड और फर्म वाला सेक्टर। हाउस होल्ड के खर्चे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और फर्म के खर्चों को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस वजह से एडी हमारे जो थ्योरी होगी उसमें एडी का मतलब होगा सी प्लस आई। यूजुअली होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट हम जो थ्योरी पढ़ेंगे जेएम कीन्स की उसमें हम 2 सेक्टर मॉडल को पढ़ेंगे। पहले 2 सेक्टर मॉडल के हिसाब से एडी जो हमारा होगा यानी एग्रीगेट डिमांड, दैट विल बी कॉल्ड सी प्लस आई। So this is the first concept J.M. Keynes used to explain the theory of income and employment. दूसरा जो चीज J.M. Keynes ने यूज किया है that is called aggregate supply. Aggregate supply को हम AS से डिनोट करते हैं या फिर इसे Y से भी डिनोट किया जाता है। बेसिकली ये
क्या होता है सर? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच द फर्म्स इन एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितने फर्म है मौजूद आपके इकोनॉमी में, सब मिलके साल में कितने रुपए का गुड्स बनाना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि ये सारे फर्म का ऑल टोटल वैल्यू है, तो इसे आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नेशनल इनकम। तो बहुत जगह में इसको नेशनल इनकम टर्म से भी डिनोट किया जाएगा या एनआई से इसको डिनोट किया जाएगा। आप समझ जाइएगा एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई का दो कंपोजिशन होता है, एक होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है सेविंग्स। इकोनॉमी में जितना भी पैसा कमाया जाता है वो पैसा या तो कंज्यूम होता है या तो वो पैसा सेव होता है। सिंपल इकोनॉमी में जो भी पैसा कमाया जाता है या तो वो पैसा कंज्यूम होता है या तो वो पैसा सेव होता है। ये दो कंपोनेंट जो है कंजम्पशन और सेविंग, इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इनकम का वो पार्ट होता है बच्चों, जो लोग स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करने के लिए। आप कोई भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज को बाई करने के लिए खर्चा करोगे तो उस खर्च को हम इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में कहते हैं ये कंजम्पशन है। देखो, एक इकोनॉमी का मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है जहां पे इनकम लेवल दिखाया है और कंजम्पशन लेवल दिखाया है। इनकम जब जीरो था इकोनॉमी में, आप नोटिस करो कंजम्पशन 80 है। यानी कि जब इकोनॉमी में कुछ पैसा नहीं भी कमाया जा रहा है तब भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है। ये जो कंजम्पशन है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ये कहलाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसके बाद इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन इनकम की जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, कंजम्पशन का रेट ऑफ इंक्रीमेंट उससे कम है। यानी कि 100 से 100 हुआ तो ये 80 से 140 हुआ। यानी इनकम में जहां 100 का डिफरेंस आया वहीं पे कंजम्पशन में महज 60 का डिफरेंस आया। यानी कि इनकम का पूरा पैसा कंजम्पशन में स्पेंड नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो कंजम्पशन जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। मैंने इसको ग्राफिकली यहां एक्सप्लेन किया है। ग्राफिकली आप देख सकते हो जब इनकम लेवल जीरो है तब भी कुछ कंजम्पशन है। ये जो सी बार है ये क्या है बच्चों, बताना मेरे को आप। ये जो सी बार यहां मौजूद है ये क्या? वेरी गुड, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम सी बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी बार। सी बार का मतलब सर, सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक स्मॉल सी, ऊपर में एक डैश लगा देंगे हम लोग। तो इस तरीके से कंजम्पशन का ग्राफ बनाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा एएस में है दैट इज कॉल्ड सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है सर? सेविंग्स इनकम का वो पार्ट होता है जो हम कंज्यूम नहीं करते। यानी कि आप इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सेविंग्स। अब सेविंग्स को आप देखो, यहाँ पे मैं समझाने के लिए यहाँ पे वापस से मैंने यही वाला जो ये शेड्यूल है उसको वहां पे दिखाया है कि इनकम आप देख सकते हो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। बट सेविंग्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है वो भी हम देख लें। तो आप नोटिस करो कि अगर इनकम 0 है और कंजम्पशन 80 है तो सेविंग्स कितना होगा? -80। यानी 0 - 80 इज -80। सिमिलरली 100 - 40 कितना होगा? -40। उसी तरीके से 200 - 200 0, फिर उसके बाद 40, उसके बाद 80, उसके बाद 120। तो सेविंग्स जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और ये आगे बढ़ते हुए चला गया। अगर हम इसे ग्राफ में दिखाना चाहें तो किस तरीके से ग्राफ में दिखाएंगे? ग्राफ में सेविंग्स को दिखाने के लिए बच्चों हम लोगों को इनकम के कर्व की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ कर दिया है जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था। जिस लेवल पे ये स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार से हम इसे डिनोट करेंगे। अब इनकम कैसे बनेगा? अब सिंपल सा रूल है, अगर इनकम 0 है तो इनकम कितना होगा? 0। इनकम 100 है तो इनकम कितना होगा? 100। तो इनकम अगर एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है तो दोनों जगह में सेम अमाउंट से बढ़ेगा। तो इसको बनाने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस यहां पे माप लो और यही डिस्टेंस आप यहां पे दिखा दो। अब इससे आप एक स्क्वायर बॉक्स बना लो। ये स्क्वायर बॉक्स को आप डायगोनली कट कर दो। तो ये जो ग्राफ बना है दिस इज कॉल्ड इनकम कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनकम कर्व।
इनकम कर्व बेसिकली 45 डिग्री एंगल पे बनता है। मैथमेटिकल तरीका है, मैंने पिछली क्लास में बताया था बच्चों को, ये साइड और ये साइड सेम है और ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ 90 डिग्री दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल पे ग्राफ बनेगा इनकम कर्व। अब इनकम बन गया है, कंजम्पशन बन गया, हम सेविंग्स कैसे बनाएंगे सर? सेविंग्स देखो, जिस पॉइंट पे कंजम्पशन इनकम 0 है, कंजम्पशन 80 है, लेकिन सेविंग्स कितना है? -80। तो इनकम अगर 0 है, कंजम्पशन C बार है, तो सेविंग्स कितना होगा सर? -C बार। यानी जितना पॉजिटिव में ये ऊपर गया है उतना ही ये नेगेटिव में नीचे आएगा। जिस लेवल पे इनकम और कंजम्पशन सेम है, इस लेवल पे देखो, बताओ सेविंग्स इसमें कितना है? 0। सेविंग्स इस लेवल पे कितना है? 0। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन सेम होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग्स कितना होता है बताओ? डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग्स होता है सर 0। तो यहां पे हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट पे आपका सेविंग्स होगा 0, यहां पे होगा -C। ये दो पॉइंट को आप टच करो, ये जो ग्राफ बन गया, दिस इज कॉल्ड योर सेविंग्स कर्व। समझ में आया सेविंग्स कर्व किस तरीके से बनाया जाएगा? तो इस तरीके से सेविंग्स कर्व को बनाया जाता है। एक नया कंसेप्ट आज की क्लास में आपके लिए डिस्कशन होगा, दैट इज प्रोपेंसिटी। जो थ्योरी होती है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रोपेंसिटीज का बहुत उपयोग किया जाता है। प्रोपेंसिटीज क्या होती है सर? दो तरह की प्रोपेंसिटी होती है, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी और एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एवरेज प्रोपेंसिटी हम उस प्रोपेंसिटी को बोलते हैं जिसमें हम टोटल इनकम का प्रपोर्शन चेक करते हैं। अगर आप एवरेज प्रोपेंसिटी की बात करो तो दो तरह की एवरेज प्रोपेंसिटी होती है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि आप टोटल इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज C/Y। वहीं पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है कि आप टोटल इनकम का कितना पैसा सेव कर रहे हो, दैट इज S/Y। मार्जिनल प्रोपेंसिटीज क्या होती हैं सर? ये दो तरह की होती हैं, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है आप एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हो, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है आप एडिशनल इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहे हो, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एडिशनल इनकम का कितना पार्ट आप सेव कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको समझने के लिए हम लोग एक शेड्यूल का मदद लेंगे। शेड्यूल की मदद से हम समझेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव किस तरीके से निकाला जाता है। उसके लिए मैं बोर्ड के इस हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हूं। जगह थोड़ी छोटी है बट हम कोशिश करेंगे इसमें पुट करने के लिए। ये आपका हो गया इनकम, ये हो गया कंजम्पशन, ये हो गया सेविंग। उसके बाद APC निकालेंगे हम लोग, फिर APS निकालेंगे, फिर MPC निकालेंगे और MPS निकालेंगे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सेम डेटा का, यानी 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कंजम्पशन हमारा था 80, फिर उसके बाद 140, 200, 260, 320, 380। उसके बाद सेविंग्स आया हमारा -80, -40, 0। उसके बाद आ गया 40, 80 और 120। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है ना सर? APC निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? C/Y। फॉर्मूला क्या है? C/Y। देखो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि APC का फॉर्मूला है C/Y। तो यहाँ पे C कितना है हमारा? 80 डिवाइडेड बाई 0। सर कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होगा तो उसका कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है, हम एक डैश लिख देंगे। जब इनकम 0 होता है तो APC, APS, MPC, MPS चारों का कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसमें आप डैश दे दीजिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। 100 है इनकम, कंजम्पशन है 140। 140 डिवाइडेड बाई 100 होता है 1.4। कितना होता है? 1.4। APS कितना होगा इस जगह में? APS आप चेक करिए, APS हो जाएगा आपका -40 डिवाइडेड बाई 100, S/Y -0.4। उसके बाद आपका MPC कितना होगा? इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है 100, कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हुआ है 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगा 0.6। और MPS कितना होगा? सेविंग्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ है सर? +40 का,
देखो -80 से जब आप -40 में पहुंचे हो तो +40 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो +40 का मतलब है ये हो गया 0.4। सेकेंड पॉइंट में हम लोग आते हैं, यहां पे इनकम है 200, कंजम्पशन भी है 200, तो ये एपीसी हो जाएगा 200/200 दैट इज 1। एपीएस हो जाएगा 0/200 इज 0। याद रखना एनीथिंग बाई 0 डैश होता है, बट 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, तो यहां पे ये 0 आया। एमपीसी कितना आया सर, 60 का इंक्रीमेंट हुआ है 0.6, और सेविंग्स में भी -40 से 0 गया है, तो ये भी 0.4 होगा। अब यहां पे सारा आप कंप्लीट करते चले जाओगे, आप ये नोटिस करोगे कि एपीसी जो है कंटिन्यूसली फॉल होते जा रहा है, एपीएस जो है कंटिन्यूसली राइज होते जा रहा है, एमपीसी और एमपीएस कांस्टेंट है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप जब एपीसी और एपीएस को ऐड करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो आपको कितना मिलेगा सर, सी बाई वाई प्लस एस बाई वाई, सी प्लस एस डिवाइडेड बाई वाई, सी प्लस एस का मतलब होता है वाई, वाई बाई वाई हो जाता है 1। तो आप भी नोटिस करो यहां पे, जैसे जिस पॉइंट में भी आप एपीसी और एपीएस को देखोगे, देखो 1.4 माइनस 0.4 1 होगा, सिमिलरली 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। आगे भी जब आप कैलकुलेशन करोगे हर पॉइंट पे एपीसी और एपीएस आपको क्या दिखने को मिलेगा, 1। सिमिलरली आपको एमपीसी और एमपीएस को भी जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा। यहां पे आप देख लीजिए 0.6 प्लस 0.4 1, 0.6 प्लस 0.4 1। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 होता है और एपीसी प्लस एपीएस भी 1 होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी डील करेंगे। ये टॉपिक आज के क्लास का इतना ही रहने वाला है हम लोगों का। इसको पहले हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। तो आज की रिकॉर्डिंग हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो वेरी मच।